नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। एपीएन के इस कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले में तथ्यों के बारे में अदालत को साक्ष्य आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्वता बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य में मामले के तथ्यों के मामले के संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल है, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी, और ऐसे में तमाम विस्तार से जानकारी आपको देंगे और इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। ऋषिपाल जी आपको सबूत से जुड़े हुए तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले पर जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबूत से जुड़ी हुई आज कानूनी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। ऋषिपाल जी, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एविडेंस एक्ट में किस तरह के बदलाव किए गए हैं, विस्तार से बताएं। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट जैसा आप हम सब जानते हैं जी, ऑलरेडी जो 1800 के आसपास का इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो ब्रिटिशर्स ने अपने यहाँ पर एक एविडेंस एक्ट को बनाया था, उसको हमने एज इट इज अडॉप्ट किया। जो इतना पुराना एविडेंस एक्ट है और जैसे से लगातार समाज के अंदर परिवर्तन आते चले जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उस पुराने एविडेंस एक्ट की हम बात करते हैं तो बहुत पुराने एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हम बात जो कर रहे हैं, आज जो ऑडियो की बात करते हैं, वीडियो की बात करते हैं, तो उस समय ऐसे कोई एविडेंस नहीं हुआ करते, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में लगातार सरकार को, कोर्ट्स को ये महसूस हुआ कि एविडेंस, क्योंकि लगातार परिवर्तन हो रहा है, टेक्नोलॉजी परिवर्तित हो रही है, हर चीज बदल रही है, तो ऐसी स्थिति में साक्ष्य अधिनियम है उसका बदलाव बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी जो केस होता है, जो कोई केस डिसाइड होता है, अल्टीमेटली उस केस का जो डिसीजन है वो उस केस के साक्ष्य पर निर्भर करता है कि उसके अंदर जो सबूत हैं या साक्ष्य हैं या एविडेंसेस हैं वो एक पार्टी के पक्ष में क्या है, वो या उसके खिलाफ क्या है या उसके पक्ष में क्या है। तो अल्टीमेटली जो एविडेंस होता है उस एविडेंस को एप्रोप्रिएट बनाने के लिए, उसको समरूप बनाने के लिए, उसको समय के साथ बनाने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, जो पुराना एविडेंस एक्ट है, उसमें नए बदलाव किए गए हैं। जैसे फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं, फॉरेंसिक का इस्तेमाल करना है। ये पहले भी साइंटिफिक बहुत पहले जो है शुरू हुआ फिंगरप्रिंट से हुआ, लेकिन अब लगातार हम बात कर रहे हैं। तो अब जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनमें जो एविडेंसेस हैं, जब साइबर क्राइम में कंप्यूटर जब आया तो ये एविडेंस एक्ट तो उससे पहले का है जब कंप्यूटर की अवधारणा भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में लगातार महसूस किया गया कि समय के हिसाब से एक ऐसा एक्ट आए, एक ऐसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, जिनको एक एविडेंस एक्ट हो जो पूर्ण रूप से समय के हिसाब से हो और न्याय जो है लोगों को मिल सके और निर्णय सही तरीके से हो सके। तो नया जो कॉन्ट्रैक्ट जो एविडेंस एक्ट है वो उसी बात को लेके, जो बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो पुरानी, जो इसको हम बेसिक बोलते हैं या जिसको थंब रूल बोलते हैं, वो वही है, लेकिन फिर भी काफी कुछ जो इसके अंदर परिवर्तन किया गया है।
बिल्कुल, तो काफी कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव आपने बखूबी समझाने और बताने की कोशिश की है। आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों से भी हम यही कहेंगे कि अगर आप भी चाहते हैं इस विषय पर जानकारी उपलब्ध कराना या फिर इस विषय पर और डिटेल में जानकारी लेना या आपका भी कोई सवाल है इस विषय से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऋषिपाल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाएंगे कि आप का जो कानूनी सवाल है उसका उत्तर भी बहुत बेहतर तरीके से देंगे, समस्या भी बता देंगे और उसकी जड़ क्या है ये भी बताएंगे और ये भी बता देंगे समाधान क्या है। तो जल्दी से फोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। लेकिन उससे पहले ये बताइए ऋषिपाल जी कि एविडेंस सबूत क्या होता है। ये तो बता दिया आपने कि देखिए किस तरह से बदलाव इस एक्ट में किया गया है, लेकिन एविडेंस क्या होता है, ये सबूत क्या होता है? देखिए, एविडेंस को अगर हम एक सामान्य भाषा में इस्तेमाल करें तो एविडेंस एक ऐसा तथ्य है जो कि डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, जो कि ओरल भी हो सकता है, जो भी साइंटिफिक भी हो सकता है। कोई भी ऐसा तथ्य जो किसी भी मुकदमे को या किसी वाद को किसी निर्णय पर पहुंचाने के लिए जो है सहायता देता है। यानी वो एक जो मूलभूत एक दो व्यक्ति के बीच में जो झगड़ा है या क्रिमिनल केस है या कोई प्रोविजंस है उसको प्रूव करना है या डिसप्रूव करना है, तो वो जो एविडेंस है, वो जो साक्ष्य है, वो जो सबमिशन है, वो उस बात को साबित कर सके, यानी उस तरफ कोर्ट को मदद कर सके कि कोर्ट उस वाद के उस ट्रायल के बारे में, केस के बारे में सही निर्णय ले सके। तो एविडेंस एक्ट को हम देखेंगे तो ये केवल एक जनरल भाषा में आप इसको ये नहीं समझ सकते कि केवल एक कागजी सबूत जो है वो एविडेंस होता है। एक बहुत सारे जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य होते हैं जो कि अपने आप बोलते हैं कि हाँ वो अपने आप में एविडेंस के रूप में सामने आते हैं। कोई स्वीकार करने वाली बात आती है वो सामने आती है, ओरल एविडेंस सामने आता है, एफएसएल की रिपोर्ट सामने आती है, फोरेंसिक जांच सामने आती है। तो बहुत सारी चीज मुख्यतः समझी जाए तो एक ऐसा समझ लीजिए एक फैक्ट है जो आपकी जो मुकदमे को या आपके केस को फाइनली डिसाइड करने के लिए जो है इम्पोर्टेंट होता है। और एक उसके लिए जो कानूनी शब्द है उसको हम बोलते हैं रेलेवेंट होता है, उससे संबंधित होता है, जिससे कि वो न्यायाधीश उसके ऊपर बेस करके अपने जजमेंट का फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये तो आपने बताया कि दो तरीके से होते हैं सबूत, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं और ओरल भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया। लेकिन सर दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे नाम से ही आप समझते हैं, जो दस्तावेजी जिसको बोलते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट बेस्ड को भी अगर आप थोड़ा डिफाइन करेंगे तो वो और एलोबरेट हो जाता है। उसी डॉक्यूमेंटरी एविडेंस में अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी आ गया, यानी वर्चुअल एविडेंस भी उस एविडेंस का पार्ट है। जैसे मान लीजिए सीसीटीवी फुटेज है या मान लीजिए कोई जो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जो है इस समय एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह उसको ट्रीट होती है। और जैसे सामान्य तौर पे आप समझते कोई बही खाते हैं या कोई बुक्स है या कोई और किसी ने जैसे चेक साइन कर रखा है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन विशेष तौर पे जो मैंने आपको बताया उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जुड़ना वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की परिभाषा को और वास्ट कर देता है। अब जो दूसरा पहलू आता है वो आता है ओरल एविडेंस। बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। विशेष तौर पे जो आपराधिक केस होते हैं, जो फौजदारी मामले होते हैं, जैसे मर्डर केसेस होते हैं या मान लीजिए सेक्सुअल ऑफेंस के जो केसेस होते हैं, जैसे रेप केसेस हैं, तो रेप केसेस के अंदर अधिकांश जो कोई ऐसा एविडेंस तो होता नहीं है जो कोई डॉक्यूमेंट्री हो जिससे कुछ साबित हो सको। उसमें जो पीड़िता है जो अपनी गवाही ओरली जो अपनी गवाही देती है वो गवाही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मर्डर केसेस के अंदर भी क्या होता है कि जो ओरल एविडेंस होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है। डकैती के केसेस के अंदर जो होता है, जो आदमी आइडेंटिफाई करता है कि ये आदमी मेरे सामने आया था, इसने मुझसे छीना, इसने मुझे मारा, तो बहुत सारे जो सेक्सुअल असॉल्ट हो, फिजिकल असॉल्ट हो, बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स अलग होते हैं। उनमें जो टेस्टिमनी होती है वो सारी ओरल होती है। ओरल टेस्टिमनी को ऐसा नहीं कि आउटराइटली कोर्ट रिजेक्ट कर देता है कि इसका कोई सबूत नहीं है, उसको भी कोरोबरेट करना पड़ता है, उसको भी कोरोबरेशन होता है दूसरे विटनेस से। अगर मान लीजिए कोई विटनेस कहता है कि मेरे को किसी व्यक्ति ने फिजिकल असॉल्ट किया, तो फिजिकल असॉल्ट करना तो ओरल एविडेंस हो गया। लेकिन जब उसकी मान लीजिए एमएलसी भी साथ में आती है, उसने वो कहता है कि मेरे सर पे चोट मारी, और सर पे जब एमएलसी आती है उस एमएलसी पर सर पे कोई चोट के निशानी नहीं है,
तो ऐसे में ओरल एविडेंस जो होता है वो क्या होता है, वो बेकार हो जाता है या खराब हो जाता है या गलत हो जाता है। लेकिन अगर वो कह रहे सर पे चोट मारी और उस एमएलसी से ये प्रूव होता है कि सर के ऊपर टांके लगे हुए हैं, तो जो ओरल एविडेंस होता है वो क्या होता है, वो कोरॉबरेट हो जाता है उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, यानी वो मजबूत वो जो साक्ष्य है वो और मजबूत हो जाता है। ऐसे ही ओरल एविडेंस जब एक से ज्यादा लोग बोलते हैं, 2 आदमी 3 आदमी बोलते हैं, या मान लीजिए कोई पुलिस पार्टी जाती है, वहाँ पे 4 आदमी पुलिस वाले होते हैं, किसी को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं और सभी एक जैसी जो है गवाही देते हैं, तो वो सारी ओरल एविडेंस जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, कोरॉबरेट हो जाते हैं। तो ओरल एविडेंस का कोरॉबरेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का कोरॉबरेशन इतना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर ये प्रूव हो गया कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जेन्युइन है, तो उसके आधार पर कोर्ट जो है निर्णय ले लेता है, या तो किसी पार्टी के लिए उसमें फायदा होता है, नुकसान होता है, जो होता है वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन जब ओरल एविडेंस होता है तो उसको उसके कोरॉबरेशन को कोर्ट को देखना होता है कि किस तरह से कोरॉबरेट हो रहा है, उसमें कितना पार्ट जो है वो माना जा सकता है, कितना पार्ट नहीं माना जा सकता, तो ये सारे पहलू देखे जाते हैं। बिल्कुल, ये सारे पहलू देखे जाते हैं। लेकिन ऋषिपाल जी ये भी बताइए कि किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है और गवाही कौन दे सकता है? क्या गवाहों की संख्या भी निर्धारित होती है? देखिए, अगर हम बात करते हैं गवाही किन बिंदुओं पर दी जाती है, तो हमें वही हमारा मुख्य सवाल इस बात पे आता है कि अगर कोई सिविल मैटर है, कोई सिविल विवाद है, या कोई जो फौजदारी विवाद है, या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसकी वो कौन कौन से चार्जेस लगे हुए हैं, या अगर सिविल का दावा है तो कौन कौन से जो इश्यूज 2 पार्टी के बीच में फ्रेम हुए, कौन कौन से जो मुद्दे तय हुए। तो ये आप मान लीजिए 2 पार्टी कहते हैं एक प्लॉट, एक कोई प्रॉपर्टी है, एक आदमी दावा करता है कि मैं इसका मालिक हूँ, दूसरा आदमी दावा करता है मैं इसका मालिक हूँ। तो ऐसी स्थिति में गवाही किस पॉइंट पे होगी, यानी जो आदमी ये दावा कर रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, तो उसको ये साबित करने को कि हाँ मालिकाना हक में मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। अगर मान लीजिए कोई वो सेल डीड दिखाता है, तो वो सेल डीड अगर दूसरी पार्टी चैलेंज करती है कि सेल डीड फोर्ज है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, पहले वाला व्यक्ति जो है, उस सेल डीड जो रजिस्टर्ड सेल डीड है, उस रजिस्टर्ड सेल डीड को जहाँ पर रजिस्टर्ड हुई है वहाँ के जो क्लर्क होते हैं, जो स्टाफ होता है, उनको मंगवाते हैं और प्रूव करते हैं कि जो ये कहा गया है गलत है और ये मेरी जो सेल डीड है ये जेन्युइन है। या अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होती और उसमें गवाह होते हैं तो गवाह को बुलाया जाता है। गवाह ये बात साबित करने के लिए आते हैं कि हाँ जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। तो गवाही जो होती है, उनकी जो गवाही का जो बिंदु है वो इसी बात पे है कि अगर सिविल प्रॉपर्टी है, सिविल वो इशू है, तो जो मुद्दे तय हुए हैं उन मुद्दों को साबित करने में, या यानी किसी पक्ष को साबित करने में या गैर साबित करने में कौन कौन सी बातें सहायक हो सकती हैं, जो उनको हम रेलेवेंट बोल सकते हैं, जो उनको मदद करती हैं, जो उस मुख्य बात को साबित करने में मदद करती है, उसी पॉइंट पे गवाही हो सकती है। अगर उस पॉइंट के अलावा होती है तो कई बार जो है कोर्ट में ये कहा जा सकता है कि ये इररेलेवेंट है और उस पॉइंट की गवाही को कोर्ट मना भी कर सकता है और या उसको डिस्कार्ड कर सकता है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि गवाह कितने हो सकते हैं। देखिए, किसी भी मामले को साबित करने के लिए गवाहों की संख्या में कोर्ट में कहीं ये फाइनल नहीं है कि 2 गवाह होंगे, 3 गवाह होंगे, 4 गवाह होंगे। किसी भी बात को साबित करने के लिए उसकी पूरी अगर मान लीजिए चेन ऑफ इवेंट्स है, अगर मान लीजिए वो लंबी चेन है, किसी भी कोई प्रॉपर्टी का मैटर है और प्रॉपर्टी 10 बार बिक चुकी है, तो नेचुरली 10 बार के बीच के लोग होंगे वो सारे गवाह होंगे। एक प्रॉपर्टी 2 बार बिकी है तो 2 बार लोग होंगे वो गवाह होंगे। तो डिपेंड करता है उसकी, हर केस में डिपेंड करता है कि उस बात को साबित करने के लिए कितने गवाहों की आवश्यकता है, यानी जो हमारा क्लेम है उस क्लेम को साबित करने के लिए हमें कितने गवाह चाहिए उनसे डिसाइड होता है। तो उनकी संख्या भी इसी बात से डिसाइड होती है कि वो कैसे। ऐसे ही अगर वो मैटर क्रिमिनल मैटर है तो क्रिमिनल मैटर के अंदर जो पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, कई बार मान लीजिए 4 या 6 पुलिस ऑफिशियल्स हैं और वो सारे लोगों ने एक ही काम किया है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार प्रोसिक्यूशन 1 या 2 या 3 विटनेस को, जो ऑलरेडी उससे पहले विटनेस हो चुके हैं, उनको ड्रॉप भी कर देते हैं, क्योंकि उसी आधार पे वो ऑलरेडी पहले 1 या 2 लोग गवाही दे चुके हैं। तो मुख्य मुद्दा इसी आधार पे होता है कि जो बात को साबित करना है या जिस बात को आपको डिनाई कर प्रूव कराना है, तो वो बात साबित करने में कितने लोगों की, कितने गवाहों की आवश्यकता है। कई बार एक गवाह सारी बात साबित कर सकता है तो एक गवाह काफी है। कई बार उस बात को साबित करने में 2 या 3 या 4 गवाह होते हैं तो 2 या 3 या 4 गवाह को आपको लेके आना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो संख्या तो आपने बता दी। ऋषिपाल जी ये भी बताइए कि गवाही किस क्रम में दी जाती है, कैसा इसका क्रम होना चाहिए? देखिए, अगर सामान्यतः हम बात करते हैं सिविल मैटर्स की, तो सिविल मैटर्स में
जो प्लेंटिफ होता है या वादी होता है वो अपने दावे का मास्टर होता है। जैसे स्पेशली कायदा है कि प्लेंटिफ इज द मास्टर ऑफ द सूट। अपने दावे को साबित करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही होती है। वो किसी भी क्रम में गवाही करा सकता है। वो चाहे तो पहले खुद की गवाही करा सकता है और बाद में और लोग करा सकता है, और चाहे तो बाकी पहले बाद की लोग करा सकता है, अपनी बाद में करा सकता है। तो उसमें क्रम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो पूरा इसके इश्यूज है उस इश्यूज को उसको साबित करना है, ये है। लेकिन जो फौजदारी मैटर होता है, फौजदारी मैटर में सामान्यतः जब चार्जशीट पेश होती है, सामान्यतः जो विक्टिम होता है, सामान्यतः वो गवाह किसी भी केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको साबित करना होता है कि हाँ ये अपराध हुआ है या अपराध नहीं हुआ है। तो कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है कि जो मुख्य शिकायत करता है सबसे पहले उसकी गवाही हो, ये साबित हो कि अपराध इन लोगों ने किया है या नहीं किया। बहुत अक्सर मैंने कोर्ट में देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें 10, 12, 15 गवाह होते हैं, लेकिन मुख्य गवाह जब मान लीजिए एग्जामिन होता है, वो किसी पॉइंट पे वो होस्टाइल हो जाता है, वो मना कर देता है कि अपराध हुआ ही नहीं या इस व्यक्ति ने अपराध किया ही नहीं। तो बहुत बार कोर्ट क्या करता है, बाकी गवाहों को एग्जाम कर देता है कि उनकी गवाही की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सब एकदम शेयर से विटनेस है, उन्होंने वही सुना है जो कि शिकायतकर्ता ने कहा था। क्योंकि शिकायतकर्ता इस समय कोर्ट के अंदर होस्टाइल हो गया है, उसने मना कर दिया है, तो बाकी की जो एक्सरसाइज है उसका अपने आप में कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट दोनों स्थिति में है, लेकिन बात वही है कि अपनी बात को साबित करने के लिए कितनी गवाहों की आवश्यकता है, वो इम्पोर्टेंट है कि आपको कितनी बातों को साबित करना है। जी, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी। आपने बहुत विस्तार से, बहुत तफसील से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और बताया कि आखिर सबूत क्या होते हैं, किस क्रम में आखिर रखे जाते हैं। 2 तरह के सबूत होते हैं, वो भी विस्तार से बताया। किस किस तरह के सबूत हो सकते हैं और किसी भी केस में सबूत कितने मायने रखते हैं, इस बारे में भी ऋषिपाल जी ने बहुत विस्तार से बताया। उनका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।